बिल्कुल बेटा, डॉक्यूमेंट में नहीं है, अस्पताल आके देखो काफी कुछ मिलता भी है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। बिल्कुल अस्पताल में आके देखो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बहुत कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल रहा है। बेटा बर्डन है, पर फिर भी सरकार बहुत कुछ कर रही है, और इतनी तरह से इस तरह से अपन बयान नहीं दे सकते, बहुत कुछ मिल रहा है और आगे और अच्छा होगा। लाइफ में सकारात्मक रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, जिंदगी में पॉजिटिव रहने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। कुछ नहीं तो आत्मा को सुकून ही मिलेगा बेटा। बिल्कुल मोमोज बेच की तरफ से बिल्कुल गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सिल्वर कोटेड काजू कतली सभी को नमस्कार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। बिल्कुल 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 सीएचए, बिल्कुल सीएचओ तैयार हो जाओ आज, बिल्कुल तैयार हो जाइए सारे सीएचओ। जीआईटी ड्रग्स शुरू करने वाले हैं अपन, ड्रग्स यूज फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब जो जीआईटी ड्रग्स हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस में जो सीएचओ को आना चाहिए, किसी का पेट खराब होने से संबंधित क्या क्या सीएचओ को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयां, अगर किसी के उल्टी दस्त लग रहे हैं, पेट की खराबी है, पेट में मरोड़ी लग रहे हैं, मरोड़ी लग के दस्त आ रहे हैं, ठीक है साहब, कब्ज हो रही है, नहीं आ रही है, ये भी दिक्कत है, आ रही है रुक नहीं रही है, ये भी दिक्कत है, और पेट में दर्द हो रहा है, ये भी दिक्कत है, पेट में अल्सर हो गए, ये भी दिक्कत है। तो यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ काम में आएगी? इमेटिक्स, एंटीमेटिक्स, लग्जेटिव जो कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ है, एंटीस्पाज्मोटिक जो पेट दर्द की दवाई है। तो साहब एक सीएचओ को इन दवाइयों की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। पेट दर्द की गोली, उल्टी की गोली, नहीं आ रही है वो लाने की गोली, ओरल रिहाइड्रेशन, एंटी डायरियल, दस्त की दवाइयाँ, एंटासिड, एंटी अल्सर ड्रग, पेप्टिक अल्सर की दवाइयाँ, एंजाइम्स, किसी को भूख नहीं लग रही है, अपच हो रही है, तो उस अपच के अंदर खाना पचाने के लिए कौन सी दवाइयाँ देनी है? कहने का मतलब भूख नहीं लग रही है, भूख बढ़ाने वाली दवाई, नहीं आ रही है लाने वाली दवाई, आ रही है नहीं रुक रही है उसे रोकने वाली दवाई, उसके बाद उल्टी आ रही है उसे रोकने वाली दवाई, कुछ अंट संट बसंट खा गया, टॉक्सिक पदार्थ खा गया तो उल्टी लाने वाली दवाई, पेट में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने वाली दवाई। ये सारी दवाइयां हम जीआईटी ड्रग्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जीआईटी ड्रग्स का आज पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट में जो जो इनमें से संभव हो वो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस की दवाइयां कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे, लेट्स स्टार्ट इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। तो आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। तो इमेटिक्स और एंटी इमेटिक्स के बारे में सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। इमेटिक्स इंड्यूस वॉमिटिंग, एंटीमेटिक सप्रेस वॉमिटिंग। उल्टी लाने वाली दवाई इमेटिक, उल्टी बंद करने वाली दवाई एंटीमेटिक। सिंपल आंसर, जो दवा उल्टी लाने के काम आती है उसे इमेटिक कहते हैं, जो दवा उल्टी रोकने के काम आती है उसे एंटी इमेटिक कहते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो। बिठाने के बाद अब अगर अपन सीधे सीधे शब्दों में अगर अपन इसको समझना चाहें कि ये उल्टी लाने वाली रोकने वाली दवाई क्या करती होगी, तो बहुत सिंपल सिंपल बताता हूं आपको। आज इतना सिंपल लॉजिकल बताता हूं कि आप बहुत सीधे सीधे शब्दों में याद रख सकते हैं। आपके ब्रेन में एक जगह होती है CTZ, क्या जगह होती है? CTZ, कीमो ट्रिगर जोन। CTZ क्या होती है? CTZ इस जगह का संबंध होता है वॉमिटिंग सेंटर से। कहां से संबंध होता है? वॉमिटिंग सेंटर से। इस जगह पर रिसेप्टर होते हैं 5-HT3, D2, ओपोइड, M1 और एंड H1। ये सारे रिसेप्टर CTZ पर पाए जाते हैं, और जब जब CTZ स्टिमुलेट होता है, जब जब ये रिसेप्टर का आप क्या देते हो? एगोनिस्ट। क्या देते हो? एगोनिस्ट। मतलब ये केन प्रकारेण जब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, कहने का मतलब कोई भी बॉडी के अंदर ऐसी एक्टिविटी होगी जब जब ये केमिकल जो इन रिसेप्टर को चलाते हैं वो बॉडी में लिबरेट होंगे, या बाहर से कोई ऐसी दवाई दोगे जो M1 को, 5T3 को, D2 को, ओपोइड को और H1 को चलाएगा, तब तब वो सारे के सारे कौन से
हिस्से को ब्रेन के CTZ को स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा, जिससे आपको वोमिटिंग आएगी। तो सीधे सीधे शब्दों में जितने भी इन रिसेप्टर के क्या हैं एगोनिस्ट, क्या हैं एगोनिस्ट, वो सब के सब एगोनिस्ट क्या करेंगे, वो सब के सब एगोनिस्ट इस प्रक्रिया को बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे करने का मतलब क्या लाएंगे, वोमिटिंग। और जितने भी इन रिसेप्टर के क्या होंगे, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होंगे। वो क्या करेंगे, यहां पर काम करते हुए क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को घटा देंगे, करने का मतलब सप्रेस वोमिटिंग। आज के बाद याद रखना, जब जब CTZ स्टिमुलेट होगा तब तब आपको वोमिटिंग आएगी। कीमो ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये आपके मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा के यहाँ सिचुएटेड है ब्रेन में। जब जब ये स्टिमुलेट होता है तब तब वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है और तब तब आपको वोमिटिंग आती है। और इस कीमो ट्रिगर जोन पर M1, H5HT3, D2, ओपॉइड और H1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। और जब जब ये रिसेप्टर चालू होंगे उल्टी चालू हो जाएगी, जब जब रिसेप्टर बंद होंगे उल्टी बंद हो जाएगी। जब जब M1, 5HT3, D2, ओपॉइड, H1 चलेगा, CTZ चलेगा, CTZ चलेगा तो वोमिटिंग आएगी। जब जब M1, 5HT3, D2, ओपॉइड, H1 बंद होगा, CTZ बंद होगा तो वोमिटिंग बंद होगी। चालू करने वाले का काम, चालू करने वाला कौन है, एगोनिस्ट। बंद करने वाला कौन है, एंटागोनिस्ट। ये चालू तो उल्टी चालू, ये बंद तो उल्टी बंद। तो इन रिसेप्टर के एगोनिस्ट तो होंगे इमेटिक, इन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होंगे एंटी इमेटिक। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, क्या इमेटिक होगा और क्या एंटी इमेटिक होगा। तो अब सीधे सीधे शब्दों में आज के बाद याद रखना है, M1, 5HT3, D2, ओपॉइड, H1 को इनके एंटागोनिस्ट देने से बंद कर देंगे, CTZ शांत हो जाएगा, वोमिटिंग सेंटर शांत होगा, वोमिटिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो सीधा सीधा अगर सीधे शब्दों में देखें तो इमेटिक ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू इंड्यूस वोमिटिंग, ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू इंड्यूस वोमिटिंग। ये आपको याद रखना है, वो दवाइयाँ जो उल्टी लाने के काम में आती है उन्हें हम इमेटिक्स कहते हैं। और दो के अलावा तीसरा नाम नहीं बताऊंगा, केवल दो ही नाम याद रखने हैं आपको जिंदगी भर। एक तो नाम याद रखना है आईपे के कुनहा, लिख लीजिएगा, आईपे के कुनहा, आईपे के कुनहा। इस आईपे के कुनहा की सिरप आती है, क्या आती है, सिरप आती है। ये सिरप अडल्ट को और बच्चों को दोनों को दी जाती है, अडल्ट को और चिल्ड्रन को, अडल्ट को और चिल्ड्रन को। अडल्ट को 15 से 30 ml और चिल्ड्रन को 5 से 10 ml। आईपे केकुना एक दवा है जो क्या करती है, स्टिमुलेट VC वोमिटिंग सेंटर या CTZ, आप तो याद रख लीजिएगा CTZ कीमो ट्रिगर जोन, और क्या आ जाएगी साहब, वोमिटिंग। जिंदगी भर याद रखिएगा, आईपे केकुना की सिरप आती है और सिरप आती है तो ये स्टिमुलेट करके CTZ को वोमिटिंग लाती है। बच्चों को 5 से 10 देते हैं, अडल्ट को 15 से 30 ml देते हैं। याद रख लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा इसको, बिल्कुल किसको, आईपे केकुना को। और दूसरी दवाई जो इमेटिक के रूप में आपको याद रखनी है, दूसरी दवा का नाम है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन ये D2 एगोनिस्ट है, पहले तो ये क्लियर कर लो। और 6 mg का इंजेक्शन आता है और जो सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर लगता है, सबक्यूटेनियस या क्या लगता है, इंट्रामस्कुलर। और ये स्टिमुलेट करता है, ये भी CTZ को स्टिमुलेट करता है, किसको, CTZ को। और इससे क्या आ जाती है, वोमिटिंग। और मजे की बात, विद इन 5 मिनट, याद रखिएगा, विद इन 5 मिनट। कितनी देर में वोमिटिंग ले आता है, 5 मिनट में। तो अगर 5 मिनट में वोमिटिंग लानी है तो आप एपोमॉर्फिन दे सकते हो। 6 mg का इंजेक्शन आता है, सबक्यूटेनियस या IM दे सकते हैं।
और 5 मिनट के अंदर अंदर ये उल्टी ले आता है एपोमॉर्फिन। अब यहाँ पर एक शानदार क्वेश्चन बनता है, इस एपोमॉर्फिन की ओवरडोज हो जाए तो इसका एंटीडोट क्या है? बताओ बताओ बताओ, एपोमॉर्फिन का एंटीडोट बताओ। आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन टू यू, एपोमॉर्फिन का एंटीडोट बताओ, फटाफट फटाफट मैं आगे बढ़ूंगा। एपोमॉर्फिन D2 एगोनिस्ट होता है, 6 mg का इंजेक्शन आता है, सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ये स्टिमुलेट करता है CTZ को, वोमिटिंग लाता है, 5 मिनट के अंदर अंदर लाता है। फटाफट बताओ बच्चों, एपोमॉर्फिन का एंटीडोट क्या है? गिव मी द आंसर, एपोमॉर्फिन का एंटीडोट क्या है? अगर एपोमॉर्फिन की ओवरडोज हो जाए, गलती से ज्यादा चला जाए तो क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? फटाफट बताओ 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 बताओ। एपोमॉर्फिन नाम की इमेटिक का एंटीडोट, वेरी गुड रोशनी, बहुत अच्छे बेटा। प्रोकोलेप्रेजिन, अनिल पंत बहुत बढ़िया, प्रोकोलेप्रेजिन, शानदार शानदार मेरे CHO, बहुत जोरदार, तुम जबरदस्त रंग जमाओगे, जिस PSC पे जाओगे तुम नाम कमाओगे, जोरदार। इसका एंटीडोट है प्रोक्लोपरेजिन, प्रोक्लोपरेजिन, स्टेमेटिल के नाम से आता है, बहुत शानदार शानदार। ऑन्डेंसेट्रो नहीं बेटा, स्टेमेटिल प्रोक्लोपरेजिन। एपोमॉर्फिन की ओवरडोज होने पर उसका एंटीडोट क्या दिया जाता है? प्रोक्लोपरेजिन। रट लीजिएगा इसको, रट लीजिएगा इसको, शानदार मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डोम्पेरिडोन नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रोक्लोपरेजिन, प्रोक्लोपरेजिन। नेलक्सोन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मॉर्फिन नहीं बेटा, ये एपोमॉर्फिन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोक्लोपरेजिन, प्रोक्लोपरेजिन रह जाएगा याद, बहुत ही शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। अब इमेटिक्स के यूज कहाँ यूज किया जाएगा? इमेटिक्स के यूजेस की अगर अपन बात करें तो साहब, इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग व्हेन अनडिजायरेबल और टॉक्सिक substance ingested, induction of vomiting when undesirable or toxic substance ingested। ऐसा नहीं है ज्यादा खाना खा लिया हो, जिम ने जाना हो और आपको उल्टी करनी हो कि भाई कि भैया पेट भर गया मेरा और इसको खा के उल्टी कर दूं फिर जिम ने चला जाऊं, बिल्कुल गलत। इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग व्हेन अनडिजायरेबल और, अनडिजायरेबल और न लिख के ऑब्लिक करो, ऑब्लिक टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्टेड। इंडक्शन ऑफ वॉमिटिंग व्हेन अनडिजायरेबल ऑब्लिक टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्टेड। आपके शरीर में ऐसा कोई पदार्थ चला गया जो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, अनडिजायरेबल सब्सटेंस था वो चला गया, या कोई जहरीला पदार्थ चला गया जो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, उसको बाहर निकालने के लिए। देखिए बेटा, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी लगोगे नहीं, नौकरी लग भी गई दवाई नहीं आओगे तो क्या खाक लिखोगे? क्या खाक इलाज करोगे? तो ध्यान से पढ़ना, नौकरी लगने के लिए मत पढ़ना, इलाज भी तो तुम्हें करना है। छोटे डॉक्टर जो तुम बनने वाले हो, तो मेरे जितने भी छोटे डॉक्टर हैं बिल्कुल सारी चीजें तैयार कर लें। तो इमेटिक्स कब दिए जाते हैं? जब वोमिटिंग कब कराई जाती है? जब अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो गए हो? इंजेस्टेड। कब नहीं देना है? कब नहीं देना है? कब नहीं देना है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स की अपन बात करें तो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स की अपन बात करें तो कब नहीं देना है? याद रखना है जिंदगी भर जो मैं बता रहा हूं। CNS स्टिमुलेंट, CNS स्टिमुलेंट की अगर पॉइजनिंग है तो उसमें अगर आप दे दोगे इफ यूज छोटी सी दिक्कत आएगी, कन्वर्जन, कन्वर्जन। तो CNS स्टिमुलेंट की पॉइजनिंग में भूल के भी नहीं देना है, अगर आपने यूज किया तो छोटी सी दिक्कत आने वाली है, कन्वर्जन। उसके बाद कब नहीं देना है? मॉर्फिन पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्यों नहीं देना है? याद रखना है इनइफेक्टिव, ये कारगर नहीं है, वहां पर कारगर नहीं है। और सबसे बड़ा तो सिंपली याद रख लो आप, अनकॉन्शियस। कब नहीं दोगे? अनकॉन्शियस में नहीं दोगे। क्यों? आप सबको पता है एस्पायरेशन, किसका खतरा है? एस्पायरेशन का। कब नहीं दोगे?
कब नहीं दोगे? अगर कोई व्यक्ति कोरोसिव मटेरियल, कौन सा मटेरियल? कोरोसिव मटेरियल, जैसे कि एसिड बेस, आप सबको पता है कोरोसिव मटेरियल एसिड पी गया या बेस पी गया, ऐसा मटेरियल जो आपके म्यूकोसा को डैमेज करता है, एसिड या बेस, अगर वो पी गया तो हम कभी भी इमेटिक नहीं करेंगे। आपको पता है फर्दर डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? फर्दर डैमेज। तो आप कभी भी यहाँ पर इमेटिक नहीं देंगे तो क्या होगा? फर्दर डैमेज। मैं ब्रैकेट में वो चीजें लिख रहा हूं जिनकी वजह से हम नहीं देंगे। हम सीरम स्टिमुलेंट के साथ नहीं देंगे, कन्वर्जन हो सकते हैं। मॉर्फिन पॉइजनिंग में नहीं देंगे क्योंकि वहां कारगर नहीं है। अनकॉन्शियस को नहीं देंगे, एस्पायरेशन हो सकता है। कोरोसिव मटेरियल एसिड बेस अगर कोई पी गया है तो वहां नहीं देंगे, फर्दर डैमेज हो जाएगा। वहां पर आप न्यूट्रलाइज करोगे, गैस्ट्रिक लावास करोगे। और केरोसिन पॉइजनिंग में नहीं दोगे, क्योंकि केरोसिन पॉइजनिंग में क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वहां पर भी एस्पायरेशन का खतरा है। केरोसिन पॉइजनिंग में भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है? एस्पायरेशन। इवन केरोसिन पॉइजनिंग में तो गैस्ट्रिक लावाज भी नहीं किया जाता। आपको पता है वहां पर क्या यूज किया जाता है? चारकोल। क्लियर है? तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन है इमेटिक्स के। सब के सब किसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है? इमेटिक्स के। तो याद रहेगा, इट्स ऑल अबाउट अमित कुमार। बेटा अगर जिंदगी भर ऐसी चीजें करते रहे तो कैसे भी कुछ भी हो जाए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, आंदोलन वगैरह ये सारी चीजों के लिए जिंदगी भर समय आपके पास। ये जो टाइम है बेटा, ये प्लेटफॉर्म है, ये पढ़ाई लिखाई का प्लेटफॉर्म है। तो बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। और आपको हम केवल पढ़ा सकते हैं, हमारा कार्य पढ़ाना है। तो बेटा हम पढ़ाई की बात कर सकते हैं, तो हमारा फोकस पढ़ाने पे है, तो बेटर होगा बेटा आप भी पढ़ने पे फोकस करें। तो साहब ये इमेटिक्स की जानकारी थी। दो ही बातें याद रखनी है। इमेटिक्स में दो दवाइयां हैं, एक तो आइपेकेकुना है, दूसरी दवा एपोमॉर्फिन है। एक की सिरप है, एक की इंजेक्शन है। एक को 15 मिनट लगते हैं, एक को 5 मिनट लगते हैं। इसको 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट में इससे उल्टी आती है और इससे 5 मिनट के अंदर अंदर उल्टी आ जाती है। और इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग कब कराते हैं? जब अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्ट होते हैं। और कब नहीं देते हैं? सीएन स्टिमुलेंट, मॉर्फिन पॉइजनिंग, अनकॉन्शियस केरोसिन पॉइजनिंग और कोरोसिव मटेरियल में नहीं देते हैं। तो ये इमेटिक्स की जानकारी थी। अब अगली जानकारी आती है एंटी इमेटिक्स की। एंटी इमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं? ड्रग्स that are used to suppress vomiting. ड्रग्स that are used to suppress vomiting। वो दवाइयाँ जो किसको सप्रेस करने के काम में आती है? वोमिटिंग को। वो दवाइयाँ जो किसको सप्रेस करने के काम में आती है? वोमिटिंग को। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें एंटी इमेटिक्स बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एंटी इमेटिक्स जितने भी सीटीजेड पे रिसेप्टर थे, उन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट ही एंटी इमेटिक होते हैं। और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो एंटी इमेटिक के तौर पे यूज हो सकती है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ। एंटी इमेटिक्स का मतलब है ये जो रिसेप्टर हैं M1, 5HT3, D2, ओपोइड और H1, इनके जो एंटागोनिस्ट हैं वो सीटीजेड को शांत करेंगे, वोमिटिंग सेंटर शांत होगा, वोमिटिंग बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो एंटीमेटिक्स हैं इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो? एंटीमेटिक्स के अंदर आप ए एंटीकोलिनर्जिक, बी H1 ब्लॉकर, सी 5HT3 एंटागोनिस्ट, डी गैस्ट्रोकाइनेटिक, ई न्यूरोलेप्टिक। ये दवाइयां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एंटीकोलिनर्जिक पढ़ाने वाला हूं, H1 ब्लॉकर पढ़ाने वाला हूं, 5T3 एंटागोनिस्ट पढ़ाने वाला हूं, गैस्ट्रोकाइनेटिक पढ़ाने वाला हूं, न्यूरोलेप्टिक पढ़ाने वाला हूं। तो इन दवाइयों की जानकारी जो एंटीमेटिक के तौर पे काम में आती है वो मैं आपको एंटीमेटिक के चैप्टर में देने वाला हूं। और एंटीमेटिक कहाँ काम में आती है? ये वो दवाइयां हैं जो वोमिटिंग को सप्रेस करने के काम में आती है। बिल्कुल बिल्कुल एंटीकोलिनर्जिक, हायोसिन, डायसाइक्लोमिन, बिल्कुल बिल्कुल शानदार शानदार।